हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेज। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये पेडागोजी ऑफ हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। आई होप आपने पिछली वीडियोस भी मेरी देख ली होंगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आई होप कि नेक्स्ट मंथ में हमारे बीएड के जो एग्ज़ाम हैं वो कंडक्ट हों, या फिर जो सीटेट का हमारा एग्ज़ाम है या टेट एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है। और जिनके पास बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी है उनके लिए तो ये इनका मेन पेपर है ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो कि है पेडागोजी ऑफ हिंदी से रिलेटेड। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। सबसे पहले देखिए, हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ये पूछा गया है कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों की मौखिक मतलब बोलने से रिलेटेड जो है अभिव्यक्ति सबसे कम प्रभावी पूछा गया है कि सबसे कम इफ़ेक्टिव कौन सी है। तो ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा बी, कहानी के शब्दों को दोहराना। ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, तो इसमें आएगा कहानी के शब्दों को दोहराना। तो हमें कभी भी कहानी के शब्दों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। ये जो है सबसे कम इफ़ेक्टिव होती है बच्चे को बोलने की जो अभिव्यक्ति होती है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, मतलब कौन सा कथन सही है। यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, यह भाषा को नियंत्रित करते हैं, या फिर भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तो जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हम भाषा में यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, भाषा के प्रयोग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। तो जो बी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था। मतलब ये फिलिप्स वाला क्वेश्चन था जिसे बच्चों को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया है। देखिए, जब हमारे पास फिलिप्स के क्वेश्चन आते हैं, ये बताया गया है कि नीता एक टीचर है तो उसने बच्चों को फिलिप्स दिए हैं, तो ये किस टाइप का प्रयोग है। तो ये जो है क्लोज परीक्षण से रिलेटेड है हमारा। ये क्वेश्चन कई बार इंग्लिश में भी आता है, तो ये हमारा क्लोज टेस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में क्लोज परीक्षण। तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो जो रिटन स्किल होती है उनकी बच्चों का विकास किसके माध्यम से किया जा सकता है। तो जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा, रेखांकन और चित्रांकन, इनके द्वारा उनकी राइटिंग कौशल का विकास किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुनीता अक्सर श को स बोलती है। सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो देखिए, सबसे मेन जो होता है, जब कोई भी बच्चा किसी भी वर्ण को अशुद्ध उच्चारण करता है तो उस पर उसकी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है। मतलब जो नेटिव लैंग्वेज होती है, उसकी मदर टंग होती है, उसके इफ़ेक्ट के कारण वो ऐसे वर्णों को गलत उच्चारण करता है। तो जो बी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट रहेगा, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा अक्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। मतलब कौन सा प्रश्न पूछकर बच्चों की भाषा का विकास किया जा सकता है। तो जो बी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट रहेगा, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। देखिए, जैसे कि हम बच्चे को एक स्टोरी सुना देते हैं और उसके बाद हम जब उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें हाँ और नहीं का क्वेश्चन होते हैं। तो उनमें क्या होता है, बच्चे की भाषा का हमें पता नहीं लगता। बच्चे का अगर हमें लैंग्वेज का विकास करना है तो उसके लिए हमें ऐसे प्रश्न पूछने पड़ेंगे जिनसे कि वो वाक्य बोल सके। तो अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, तो जब वो उसको एक्सप्लेन करेगा तो इससे उसकी भाषा का विकास होगा। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस काफ़ी इफ़ेक्टिव रहते हैं अगर भाषा का विकास करना है तो। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है। कि जो सामाजिक अंतःक्रिया का कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, विगोत्स्की ने दिया था ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पिनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है। तो स्पिनर जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, तो भाषा सीखने के लिए उन्होंने किसको सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो ये रहेगा हमारा अंतःक्रिया।
ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की भाषाई अक्षमताओं के आंकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है कि अगर हमें किसी भी बच्चे की भाषा की अक्षमता का आंकलन करना है तो उसके लिए सबसे हेल्पफुल क्या रहेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा बी रहेगा, बच्चों की कक्षा में ए रहेगा अनौपचारिक बातचीत। देखिए, औपचारिक बातें होती हैं और एक अनौपचारिक होती हैं। औपचारिक होती हैं जो कि हम जैसे कि स्कूल में कुछ चीज़ सीखते हैं तो वो औपचारिक होती हैं, लेकिन जो वो आपस में बात करते हैं तो वो अनौपचारिक कहलाती हैं। तो जब बच्चे आपस में बात करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि उनका कितना भाषाई विकास हुआ है। अगर हम उनको कंट्रोल करके किसी कंट्रोल सिचुएशन में उनसे बुलवाएंगे तो वो आई होप थिंक कि वो करेक्ट ही बोलेंगे। लेकिन अगर उनको खुला छोड़ दिया जाता है, जो वो अनौपचारिक बातें करते हैं, मतलब आपस में जो वो बातचीत करते हैं बिना किसी सब्जेक्ट के, तब हमें पता लगता है कि उनकी लैंग्वेज कितनी डेवलप्ड हुई है। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कौन सा पर्सन कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। इट मीन्स कि जब डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं एक ही क्लास में, तो उनको कौन सा जो है मोटिवेट करता है, मतलब डेवलप करता है उस चीज़ को। सबसे पहले तो ये है कि जो अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस क्लास में बोली जाती हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं, वो कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो इसमें पूछा गया कि वो कौन सी चीज़ उनको मोटिवेट करती है, कौन सी उनको डेवलप करती है बहुभाषिकता को। तो ये हमारी रहेगी, जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। इससे क्या होगा कि जो सभी बच्चे हैं जिनकी मदर टंग अलग अलग है, जिनकी भाषा अलग अलग है, वो अपनी अपनी भाषा में फूलों के नाम लिखेंगे, तो इससे बहुभाषिकता क्या है, डेवलप होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए शब्द सोचकर लिखो, यह अभ्यास प्रश्न किसका उदाहरण है। तो ये जो है संदर्भ में व्याकरण का है। जब बच्चे कोई भी उदाहरण लिखते हैं तो इससे हमें उनकी व्याकरण का पता लगता है, अशुद्धियों का पता लगता है कि उन्होंने कितना व्याकरण को अच्छे से सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। तो कौन सी शिक्षण सामग्री सहायक होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है वैविध्यपूर्ण होती है, डिफरेंट टाइप की। देखिए, जब कोई भी टीचर पढ़ाता है बच्चों को तो सभी बच्चे एक ही तरीके से नहीं सीख सकते, वो अलग अलग तरह से सीखते हैं। तो हमें डिफरेंट तरह के जो है वो सहायक सामग्री यूज़ करनी चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ये पूछा गया कि कौन सा प्राइमरी लेवल पर भाषा सिखाने का उद्देश्य नहीं है। तो हमें नहीं वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। तो देखिए, जो प्राइमरी लेवल पे है, हम बच्चों को सिर्फ अच्छे से बोलना और भाषा का ज्ञान करवाते हैं, हम वहाँ पर व्याकरण उनको हमें याद नहीं करवानी है, उनकी सिर्फ जो लैंग्वेज है वो हमें डेवलप करनी है। तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, इट मीन्स उद्देश्य नहीं है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को फ्रेंड्स लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए व चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कक्षा में भाषा की देश के प्रति देश बनकर उनका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से टाइप हो गया है, तो इसका जो करेक्ट रहेगा वो है कि कक्षा में जो देश की हमारी भाषा है उसका प्रयोग भाषा शिक्षण में किस तरह से करना चाहिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, विविधता संवेदनशील। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, इनमें से कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, इसका अभिक्रमिक अनुदेशन जो है वो एक अनुदेशन की पद्धति है, वो भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। बाकी जो है मोंटेसरी, किंडरगार्टन, ड्रेवाली, ये सभी जो हैं भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। ये किसने कहा था कि जो बालक की प्राइमरी शिक्षा होती है, प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो उसकी मदर टंग में दी जानी चाहिए। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा,
व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, कि अगर हमें किसी बच्चे को ग्रामर सिखानी है, ग्रामर टीच करनी है, तो उसके लिए कौन सा सही नहीं है। तो जो इसका है हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कक्षाभिनय प्रणाली। देखिए कक्षा में अभिनय करवाकर, कक्षा अभिनय होता है, कक्षा में अभिनय करवाकर हम बच्चों को व्याकरण नहीं सिखा सकते। बाकी जो है निगमन, आगमन या अव्याकृति प्रणाली से बच्चों को व्याकरण सिखाई जाती है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है इसका वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन कब आता है? मान लीजिए हमने कोई लेसन प्लान किया है, तो उसमें जो उद्देश्य कथन है वो किसके बाद आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, प्रस्तावना पर्सन के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 20 है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। मान लीजिए कोई शब्द बोला है हमने और उसका हमें मीनिंग बच्चों को बताना है, तो उसके लिए कौन सा तरीका सबसे सही रहेगा। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर है, वाक्य प्रयोग। कोई भी शब्द जब हम बच्चे को उसका अर्थ समझाना चाहते हैं, तो अगर हम उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो बच्चा ईजिली उसको समझ पाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, वाचन के समय, वाचन मीन्स होता है जब बच्चा रीडिंग करता है, पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कई एग्जाम्स में आया है कि जब बच्चा रीडिंग करता है तो बुक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, फोर्थ, कि जो है 12 इंच दूर होनी चाहिए बुक बच्चे की आँखों से, वो जो है करेक्ट वाचन के लिए सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौन पठन के विषय में धारणा है। मौन पठन होता है साइलेंट रीडिंग, तो उसके विषय में क्या धारणा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, एकाग्रित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। देखिए एक हम लाउड रीडिंग करते हैं और एक हम साइलेंट रीडिंग करते हैं, तो जब बच्चा साइलेंट होकर पढ़ता है, कोई भी, हम भी जब साइलेंट होकर पढ़ते हैं तो हम अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ सकते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 24 है, प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है। देखिए ये जो प्रभाव का नियम है, ये थॉर्नडाइक के जो प्रमुख नियम थे 3, उनमें से एक है। तो प्रभाव का नियम होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इसके अनुसार जो उद्दीपक और अनुक्रिया होती है उसका सहयोग कैसा होता है, सुखद होता है, दुखद होता है, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों होता है, या फिर उदासीन होता है। तो देखिए जो प्रभाव होता है किसी भी चीज़ का, वो सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है। इट मीन्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, दोनों ही। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। कि जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत होते हैं उनका प्रस्तुतिकरण है, उनका संबंध मुख्य रूप से किससे होता है। तो उसका संबंध जो होता है, सिद्धांत कौन प्रस्तुत करता है, शिक्षक करता है। तो उसका जो सबसे गहरा संबंध होता है वो शिक्षक के साथ होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।